एवरीवन, मैं विकास चौहान एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। हमारा दोस्तों एमपी के चैप्टर्स चल रहे हैं और एमपी के चैप्टर में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए और तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हमारा अभी चल रहा है, जिसमें पार्ट 5 हमारे कंप्लीट हो गए थे और पार्ट 6 से हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप उसको पहले आपको मैं बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, आप हमारे डेली करंट अफेयर्स और एमपी के जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं इनका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज के टॉपिक की बात। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पार्ट 6 है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, यानी कि हमारा चैप्टर चल रहा था 3, जिसके अंतर्गत हमने 5 पार्ट देख लिए। कौन कौन से पार्ट देख लिए? तो हमने देखा दोस्तों मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का और नर्मदा सोन घाटी। ये हमारे 5 टॉपिक जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुके हैं। और ये पांचों पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। यानी कि हम बात करें मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में हुआ है, तो उसका विभाजन हुआ है 3 भागों में, मुख्य तौर पर 3 भागों में। मध्य उच्च प्रदेश जिसके अंतर्गत ये 5 पार्ट आते हैं, है ना। एक है आपका बघेलखंड और एक है आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो मैकाल पर्वत या प्रदेश। ठीक है, ये 5 इस तरीके से आते हैं, है ना। तो हमने ये कवर कर लिया और आज हम बात करेंगे बघेलखंड के पठार की। तो चलिए देख लेते हैं हम इसकी स्थिति। इसकी स्थिति क्या है दोस्तों? तो बघेलखंड के पठार की स्थिति है 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ की हम देशांतर की बात करें तो इसकी देशांतर है 81 डिग्री 30 मिनट, है ना, पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए बात करते हैं विस्तार की। तो इसका विस्तार दोस्तों किस किन जिलों में हुआ है? तो इसका विस्तार हुआ है सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर आदि जिलों में इसका विस्तार जो है वो हुआ है। बात करते हैं यहाँ के निर्माण की। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? बघेलखंड के पठार का निर्माण विंध्याचल समूह व गोंडवाना सेल समूह के अपर्दन व अपक्षय से हुआ है। अपर्दन और अपक्षय क्या है ये मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, और अगर आपको नहीं पता तो हमारे पिछले वीडियो में चले जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अब हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों के अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। अभी यहाँ पर एमपी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं मिट्टी की। यहाँ की मिट्टी कैसी? तो यहाँ की मिट्टी दोस्तों लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी जो है मुख्य तौर पर पाई जाती है। बात करते हैं जलवायु की। तो यहाँ की जलवायु जो है समशीतोष्ण जलवायु है। अब आया आपको कुछ अब अगर हमारे सारे वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा समशीतोष्ण जलवायु क्या होती है। समशीतोष्ण जलवायु हमने मालवा के पठार में पढ़ा था। किसमें? मालवा का पठार जब हमने पढ़ा था वहाँ पे भी हमने ये चीज़ें देखी थी, है ना। तो यहाँ पर गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंडी में सामान्य ठंडी जो है वो रहती है। और ऐसी जलवायु कहाँ की है? मालवा की भी जलवायु सैम जलवायु है। चलिए बात करते हैं फसलों की। तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें? धान, ज्वार, अलसी, तुअर, तिल आदि यहाँ पर मुख्य तौर पर फसलें होती हैं। दोस्तों आप नोट्स तैयार करते जाइए। ये जितने भी टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ आपको मेंस में भी बहुत जो है सहायता करेंगे। साथ ही आपका पीटी और जो भी आप अगर जैसे छोटे छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स जैसे कि अभी निकला है जो जेल प्रहरी का निकला है इसमें, एंड पुलिस वगैरह वैकेंसी वगैरह जो निकल रही है एमपी पुलिस वगैरह के, एमपी के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें तो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर हम नदियों की अभी। तो नदियाँ दोस्तों यहाँ सोन, जोहिला, रिहंद, गोपद, बनास आदि नदियाँ यहाँ पर जो है प्रवाहित होती हैं। बात करते हैं खनिज की। तो खनिज की दृष्टि से ये जो पठार है बहुत धनी है, यानी बघेलखंड का पठार जो है खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर बॉक्साइट, चूना पत्थर, जिप्सम तथा कोयले का सर्वाधिक भंडार स्थित है ना। कोयले का जो भंडार है वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर है। बात करते हैं उद्योग की। तो यहाँ पर कौन कौन से उद्योग? यहाँ ऊर्जा राजधानी कही जाने वाली सिंगरौली, है ना। सिंगरौली को क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी। ये क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है सिंगरौली को। या ऊर्जा राजधानी किसे कहता है? तो सिंगरौली को का। वो सिंगरौली में कहाँ पर? तो सिंगरौली के बेडन को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में बेडन आ जाए तो बेडन भी कर देना ऑप्शन में, और अगर सिंगरौली आया तो सिंगरौली। ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ अमलाई पेपर मिल है, जो कि कहाँ पर है? शहडोल में है। लाखों का कारखाना कहाँ पर है? जो लाख होती है उसका कारखाना कहाँ पर? उमरिया में है ना। यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी है ना। तो इस तरीके से यहाँ के उद्योग जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। दोस्तों मैं इसी में से क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, देख लिए इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अभी अभी नीचे टेस्ट सीरीज होनी है तो वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं जनजाति, कोल बेगा जनजाति का संकेंद्रण है। यहाँ पर कौन कौन सी कोल और बेगा जनजाति जो है उनका संकेंद्रण है? यहाँ बेगाचक, बेगाचक विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं पर्यटन की ओर।
तो यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन है? यहाँ अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है अमरकंटक में। कहाँ पर है ये बायोस्फीयर रिजर्व? अचानक मार अमरकंटक में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। संजय गांधी राष्ट्र जो अभ्यारण्य है, संजय गांधी जो अभ्यारण्य है वो भी इस पठार के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ की सबसे खास बात यह है, यहाँ का कोल दहका, पर्यटन की दृष्टि से कोल दहका तथा फाग उत्सव जो होता है ये पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। इनकी बातें हम जब नृत्य नाट्य और जो उत्सव वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम इनकी अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ विशेष क्या है। यह सबसे छोटा प्रादेशिक क्षेत्र है। जैसे कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा था तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि हमने कितने परसेंटेज कौन सा पठार कितने परसेंटेज से, ठीक है, वो हमने बात की थी। तो ये कितने परसेंट? 7%, है ना, 7%। और सबसे छोटा प्रादेशिक क्षेत्र है ये, ठीक है। सभी के परसेंटेज इससे बड़ा कौन है? तो 7.7% आपका बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ की टिनसा लकड़ी। ये टिनसा लकड़ी जो है ये फर्नीचर वगैरह में बनाने में काम आती है और ये काफ़ी समय तक मतलब बनी रहती है, अच्छी सड़ती वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये विदेशों में भी निर्यात की जाती है। शहडोल में विराट मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है, जो कल्चुरी कालीन है, ठीक है। पहली किन्नर, ये इंपॉर्टेंट, पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी शहडोल से ही है। चलिए बात करते हैं टेस्ट सीरीज पे, आए थे अपनी। जल्दी जल्दी से आपको आंसर देना है। देखिए ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, ये अभी मैंने बताया था आपको। आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों आपको कमेंट का सेशन नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो को जो जितने वीडियो हैं इनको ऊपर करेंगे। आप वीडियो को ऊपर करेंगे तो लास्ट में आपको एक सेशन नज़र आएगा, है ना, वहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। सबसे लास्ट में जाएंगे तो, जो अगर वीडियो चल रहा है सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं सिंगरौली। और सिंगरौली को किसे? तो बैडन सिंगरौली में, ठीक। अमलाई पेपर मिल कहाँ स्थित है, ये बताइए। अमलाई पेपर मिल शहडोल में, है ना। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये है आपके कौन से पठार में? बघेलखंड के पठार में, ठीक है। और इसे अगर हम ऐसी बात करें तो कहाँ पर है, ये है अमरकंटक में, ठीक है। हाँ, सबसे छोटा प्रादेशिक क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा प्रादेशिक क्षेत्र, ये आता है क्वेश्चन, 7%, बघेलखंड का पठार, ठीक है। कौन सी लकड़ी विदेशों में निर्यात की जाती है, इस लकड़ी का नाम बताइए जल्दी से। हाँ, क्या नाम है इसका? इस लकड़ी का नाम है दोस्तों टिनसा लकड़ी। टिनसा लकड़ी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले पहले हो गए यहाँ पर पहली किन्नर विधायक कौन थी? शबनम मौसी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हमारे टॉपिक की ओर। टॉपिक्स भी हो, हमारा पार्ट भी है, लास्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 7, वो हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम अगले हमारे टॉपिक पर आ जाएंगे। तो चलिए जब तक के लिए थैंक यू सो मच।